अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर लेक्चर अब्दुल अजीम। जी बेटा, हम एसर्ट रिप्लेसमेंट डिसीजन कर चुके हैं। अब उसकी ये प्रैक्टिस पास पेपर का क्वेश्चन है दिसंबर 22 का। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है। सो इसकी उसने कहा जी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट इक्वल एनुअल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन रिप्लेसमेंट साइकिल। 10 मार्क्स का है। तो कहता है आपसे इक्वल एनुअल कॉस्ट निकालें हर साइकिल की। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में बेनिफिट्स नहीं होंगे, कॉस्ट का डाटा ज्यादा होगा, एनपीवी ऑफ कॉस्ट निकलेगी। फिर कहता है डिस्कस विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड बाय क्लोवर कंपनी। तो आपने बताना है कौन सी मशीन सेलेक्ट करे। क्योंकि ये मार्क्स ज्यादा हैं तो आपने फाइनेंशियल ग्राउंड और नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड दोनों पे बेस करके बताना है। ठीक है, पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कुछ 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। ये बात ज़हन में रखिएगा, चाहे इधर ही लिख दीजिएगा। क्वेश्चन की स्टोरी ये कहता है क्लोवर कंपनी मस्ट रिप्लेस अ मशीन विच इज असेंशियल टू इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा जी, एक मशीन रिप्लेस करना चाह रहे हैं जो असेंशियल है। कंपनी हैज आइडेंटिफाइड 2 मशीन्स ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटी सेम है 2 मशीन्स की, बट डिफरेंट टेक्नोलॉजी विच वुड बी सूटेबल। तो उन्होंने मशीन पॉइंट आउट किया है जिसका कैपेसिटी तो सेम है, कैपेसिटी मींस यूनिट सेम बनाएगी, लेकिन एक ज़रा सुपीरियर टेक्नोलॉजी की होगी, एक थोड़ी इंफीरियर होगी। ओनली वन मशीन वुड बी परचेज्ड इन दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोनों मशीन हम परचेज नहीं कर सकते, हम कोई एक परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। ये वैसे एजम्पशन भी है इक्वल एनुअल कॉस्ट मेथड की या एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन की। सॉरी ये हमारे, हाँ जी, ये जो उसने एक एक मशीन वाली बात की है ये हमारे एसर रिप्लेसमेंट डिसीजन की एजम्पशन भी है कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस में मशीन का डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मशीन 1 की कॉस्ट 2 मिलियन है और उसको आप रिप्लेस करेंगे 3 साल बाद, जब उसकी रेजुअल वैल्यू 2 लाख की होगी। ठीक है जी, मशीन 1 को 3 साल बाद रिप्लेस करेंगे। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 52,000 है फर्स्ट ईयर में और 8% का इंक्रीज है सब्सीक्वेंट ईयर में। और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन 3 लाख है फर्स्ट ईयर में और वो इंक्रीज होगी सब्सीक्वेंट ईयर्स में 10%। तो ये 10% इंक्रीज है, हाँ जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट में। और मेंटेनेंस कॉस्ट में 52,000 है तो 8% पर ईयर का इंक्रीज है। आगे चलें। कहता है दूसरी मशीन यानी मशीन में इन्वेस्टमेंट आ गई, मशीन की रेजिडुअल वैल्यू आ गई, 2 कैश फ्लो हो गए। तीसरा मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई और इंक्रीज भी करनी है। और चौथा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। वैसे इक्वल एंड एनुअल कॉस्ट मेथड की एजम्पशन होती है कि इन्फ्लेशन नहीं है। अगर ये कॉस्ट बढ़ रही है ना तो ये मशीन के पुराने होने की वजह से बढ़ रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है उसके पुर्जे ज़्यादा ख़राब होते हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा निकलती है। ठीक है, पहले शायद कुछ ऐसे पुर्जे हैं जो शुरू के सालों में ख़राब नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे कोई मशीन, कोई इक्विपमेंट, कोई गाड़ी, कोई चीज़ पुरानी होती है तो उसके कुछ ऐसे पार्ट्स भी ख़राब होते हैं जो पहले 1-2 सालों में ख़राब नहीं होते। तो ये जो परसेंटेज का इंक्रीज़ है ये एक्चुअली इन्फ्लेशन का नहीं होगा, ये एज ऑफ एसेट की वजह से होता है। बाकी हम देख भी लेते हैं, आगे कुछ कहा होगा। मशीन 2 के मुतालिक वो कहता है दिस मशीन वुड कॉस्ट 2.5 मिलियन। ये मशीन की परचेज कॉस्ट है, ये 5 साल बाद रिप्लेस होगी और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 5 साल के एंड पे होगी 150। तो हम ये ले लेंगे स्क्रैप वैल्यू। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 39,000 है पर ईयर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में और उसमें 6% का इंक्रीज है। इसी तरह एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 248 है फर्स्ट ईयर में और इसमें इंक्रीज है 12%। तो ये आपका इंक्रीज का रेट उसने दे दिया है इसमें भी। और इसकी लाइफ जो है ये 5 साल है। दोनों मशीन की लाइफ में डिफरेंस है, ये की बात होती है। एक मशीन की लाइफ 3 साल है और एक मशीन की लाइफ 5 साल है। अदर इंफॉर्मेशन में वो कहता है क्लोवर कंपनी बिलीव्स दैट वेदर मशीन 1 और मशीन 2 इज सेलेक्टेड, फ्यूचर रिप्लेसमेंट मशीन वुड इन ईच केस बी मोर एडवांस वर्जन ऑफ द मशीन विद आइडेंटिकल लाइफ साइकिल्स। वो कहता है जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे मशीन, अगली दफा जब आपने उस साइकिल पे जाके परचेज करनी है तो उससे बेहतर टेक्नोलॉजी की होगी, सेम मशीन कैपेसिटी की, लेकिन पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी की होगी। आगे वो कहता है बाइंग द मशीन 1 वुड देयरफॉर कमिट द कंपनी टू 3 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल।
अगर कंपनी पहली मशीन खरीदती है तो हर 3 साल बाद मशीन चेंज करनी पड़ेगी या करेगी, और अगर कंपनी मशीन 2 सेलेक्ट करती है तो कंपनी 5 साल बाद मशीन चेंज करेगी। अब ये एक्चुअली 3 और 5 साल का जो फ़र्क है, इसी के ऊपर आप थ्योरेटिकल बात कर सकते हैं कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बड़ी स्पीड से हुई तो 5 साल का टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारी वो मशीन जो 5 साल वाली होगी, शायद वो हमारे लिए फिजिबल ना रहे। लेकिन चलें, कई दफ़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर रैपिड हो तो हमें 5 साल वेट करने की बजाय पहले भी चेंज करना पड़ सकती है, ये थ्योरी में लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, आगे चलें। कहता है रेजिजुअल वैल्यू ऑफ मशीन 1 इज अ बाय बैक प्राइस फ्रॉम द मशीन सेलर दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वो कहता है जो मशीन 1 की रेजिजुअल वैल्यू है ना, वो एक्चुअली हमने मार्केट में किसी और को नहीं बेचनी, अपने उसी सप्लायर को ही वापस बेच देनी है जिससे खरीदी थी। और वो कहता है रेजिजुअल वैल्यू ऑफ मशीन 2 जो है वो एक एस्टिमेट है जो आपने एग्जिस्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन की बेस पर डिटरमिन किया है। तो ये वाली जो मार्केट की इंफॉर्मेशन की बेस पे डिटरमिन किया है, ये चीज़ तो कंफर्म नहीं है, ये थोड़ी डाउटफुल भी हो सकती है। लेकिन जो आपका ये बाय बैक प्राइस जो आपके सेलर ने आपको कमिट कर दी है, ये कंफर्म है, इस पे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। यानी ये कम भी हो सकती है, जो आपको मशीन 2 की स्क्रैप 150 नज़र आ रही है, हो सकता है कि वो 150 से कम हो या ज़्यादा भी हो सकती है। आगे चलें। कहता है जी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ईच मशीन, ये सारी स्टोरी जो दिया है ये पार्ट बी की थ्योरी लिखने के लिए दिया है। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ईच मशीन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू डेवलप इन फ्यूचर। टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहेगी, डेवलप होती रहेगी। वाइल क्लोवर कंपनी थिंक्स इट इज अनलाइकली, ये नामुमकिन है, दैट मशीन 1 वुड बिकम ऑब्सोलिसेंट ड्यूरिंग द 3 ईयर लाइफ। कहता है ये बात नामुमकिन है कि जो मशीन 1 है वो 3 साल में ऑब्सोलीट हो जाए, लेकिन मशीन 2 के मुतालिक फिर ये बात हो सकती है कि वो 5 सालों में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से ऑब्सोलीट हो जाए। तो वो इस लाइन का ये मतलब बनता है द कंपनी थिंक्स इट इज लाइकली दैट मशीन 2 कुड बी इफेक्टेड बाय ऑब्सोलिसेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ, या उससे पहले भी हो सकती है या लाइफ के एंड होने पे। तो ये उसने बात क्लियर कर दी। कहता है फॉर बोथ मशीन्स ऑल इंक्रीज इन कॉस्ट आर ड्यू टू इंक्रीजिंग एज। इन्फ्लेशन की वजह से नहीं आ रही, बल्कि वो कहता है कि ये जो इंक्रीज आ रहा है ये एज फैक्टर की वजह से आ रहा है। जैसे जैसे मशीनें पुरानी हो रही हैं खर्चा बढ़ रहा है। अब आपसे कहता है क्लोवर कंपनी यूजेस अ डिस्काउंट रेट ऑफ 13% टू अप्रेज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इग्नोर टैक्सेशन। तो ये जी आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी कंपनी, जिसको यूज करके आपने ये डिसीजन लेना है। आए जी सॉल्व करें। पहले पार्ट में 10 नंबर है, दूसरे पार्ट में डिसीजन भी देना है और साथ थोड़ी थ्योरी भी लिखनी है, तो ये 4 नंबर है। तो ये दोनों पार्ट्स हमने यही सॉल्व करने हैं। आ जाए जनाब, इसको हम करते हैं थोड़ा शॉर्ट, इसको बड़ा करते हैं और ये वाला कॉलम कंपनी का क्या नाम है, रिक्वायरमेंट A1। क्या मांगा उसने, इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट। कंपनी का नाम लिखेंगे, रिप्लेसमेंट साइकिल। या शॉर्ट कर ले थोड़ा। हाँ जी, ये वर्किंग रेफरेंस के लिए छोड़ देंगे अगर कोई वर्किंग है। 0 1 2 3 और डॉलर्स में जी जनाब लिखें जी। सबसे पहले बेहतर है पहले 5 साल वाली कर लें, मशीन 2 कर लें क्योंकि उसकी लाइफ ज़्यादा है 2। फिर वो हम ऊपर उधर से कॉपी कर लेंगे मशीन 2, वो नीचे ले जाएंगे कोई नहीं, लेकिन उससे फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा डेटा फिल कर लेंगे पहले। आ जाए जी। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन, उसके बाद उसकी
रेजिजुअल वैल्यू, फिर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके बाद एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये आ जाएंगे हमारे पास, या बल्कि पहले हम एनुअल डाटा लिखते होते हैं, वो लिख लें बेहतर है। एनुअल फिगर्स हम पहले लिख लेते हैं, वो एनुअल लिखने से आसानी हो जाती है। एनुअल फिगर्स, क्योंकि अगर कोई टैक्स वगैरह हो, वैसे तो इस मेथड में भी एजम्पशन है टैक्स नहीं है। तो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन 2 की पहले कर रहा हूँ, मशीन टू की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? फर्स्ट ईयर में 39,000 और 6% इंक्रीज है। हाँ जी, 6% इंक्रीज है जी। उसके बाद क्या आएगा? एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें कितना है जी? 12%। ठीक है जी, ये एनुअल कॉस्ट आ गई। तो ये नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे, इनको हमने डिस्काउंट करना है एट 13%। नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और उस नेट प्रेजेंट वैल्यू को एन्युटी फैक्टर पे डिवाइड करेंगे। एन्युटी फैक्टर 13% पे 1 से 5 तक का, तो ये इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट EAC आ जाएगी मशीन 2 की। ऐसे ही मशीन 1 की भी निकाल लेंगे। यही सारी चीज़ें कॉपी करते हैं। हाँ जी, मशीन 1 लाइफ उसमें 3 साल की लेते हैं। अच्छा जी, उसमें कितने % का इंक्रीज है? मेड 8 और 10 और 10। अच्छा जी, 3 आ जाएगा। ले जी, ये मशीन 1 की आ गई। ये सारा हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब हम यहाँ से लिखी जाते हैं पहले मशीन 2 का डाटा जी। इन कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है जी? 25 लाख रुपए। बेहतर तो था 1000 कॉमन ले लें, चलें माइनस 25 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? सॉरी, हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी? 1,50,000। 1,50,000। इसके बाद डिस्काउंट फैक्टर 13% पे जी। डिस्काउंट फैक्टर 13% पे 885 783 885 783 693 885। उसके बाद 783 693 693। हाँ जी, 693। आगे 613 543। चेक कर लेता हूँ दोबारा। 885 783
693,613,543 जी बिल्कुल ठीक है। चलो अब दोबारा डिस्काउंट रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आ जाए जनाब, अब हम लिखते हैं जी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। पहले साल की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है $39,000 और इसमें इंक्रीज़ है $39,000। उसने पहले साल की मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है और उसमें इंक्रीज़ है। कितना इंक्रीज़ है? तो लिखते हैं जी इज़ इक्वल टू माइनस का 39,000 इंटू 1.06 रेस पर। पहली दफ़ा तो इंक्रीज़ नहीं है, बाद में इंक्रीज़ है दिस वन। ये लें जी, ये 39 आ गया। अब इसको ड्रैग कर लें। ये आ गया। आगे चलें, नेक्स्ट आ जाए जी। तो इधर यहाँ लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे $39,000 इंटू 1.06 रेस पर 0.1234। ये लें जी, ये किया हमने। अच्छा जी, आ जाए नेक्स्ट। आ जाए अगला, 12% आना है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 248,000। तो माइनस का 248,000 इंटू 1.12 रेस पर दिस वन। पहला ये आ जाएगा। अब बाकियों को ड्रैग कर लें। ये लें जी, हाँ जी। तो बिल्कुल इसी तरह, तो 39 की जगह हम कर देंगे 248। चले, इसके बाद ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। नेट कैश फ्लोज कैसे आएंगे? तो वो सम ले लेंगे इसका। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक सम ले लेंगे। ये लें जी। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता यार। सो प्रेजेंट वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं इसकी। ड्रैग करेंगे, ठीक है। एनपीवी सम ते एनुइटी फैक्टर। एनुइटी फैक्टर क्या आएगा? 13% पे 1 to 5 ईयर्स। अब वो जो एनुइटी फैक्टर होता है वो हमें वहाँ से देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एनुइटी फैक्टर लिखने की बजाय, वो टेबल से देखने की बजाय, मैं इसका सम कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5, ये डिस्काउंट फैक्टर्स का सम करें, ये भी एनुइटी फैक्टर के बराबर ही होता है। क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ज़रा। 3.517 एनुइटी फैक्टर 5% पे 3.5, ये देखें। तो ये आसान हो जाता है, वो टेबल से ढूंढना ज़रा। और ये इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस। लो जी, ये हमारा इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट आ गया आंसर फॉर 5 ईयर्स। अगर हम पहला रिप्लेसमेंट साइकिल मसलन मशीन 2 जो है जिसको 5 ईयर्स बाद रिप्लेस करना है वो करें, तो फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल नंबर दिस वन माइनस ये आएगा, अप्लाई ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट, ये हो गया। ये आसान होता है, कॉपी पेस्ट जल्दी हो जाता है। दिस वन पेस्ट दिस वन, लेंगे।
ये आंसर है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। अगर हम मशीन को 5 साल बाद रिप्लेस करें मशीन 2, अब आते हैं मशीन 1 में, जिसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 52,000 है फर्स्ट ईयर की, और उसमें 8% पर ईयर का इंक्रीज है। 52,000 इज इक्वल टू माइनस 52,000, 52,000, हाँ जी 1.08 रेस पर दिस वन। ड्रैग करते हैं इसको। अच्छा जी, क्या किया हमने, 52,000 इंटू 1.08 रेस पर 012। उसके बाद एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट 3 लाख है फर्स्ट ईयर में, और उसमें 10% का इंक्रीज है जी, 3 लाख, 10% 1.10 माइनस का 3 लाख -3 इंटू 1.10 और रेस पर कैप का साइन और ये 0, पहली दफ़ा इंक्रीज नहीं करना। उसके बाद रेस पावर ये, अब ये देखें ये क्या होगा इसमें, अगर देखें तो ये रेस पर 1 हो रहा है, ये रेस पर 2 हो रहा है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी इसकी, 2 मिलियन। 2 मिलियन। उसके बाद इसकी जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है 3 साल के एंड पे, वो 2 लाख है, 2 लाख। उसके बाद कैश फ्लोस, नेट कैश फ्लो सम कर लेंगे। टू मिलियन जी, और 13% पे डिस्काउंट फैक्टर, ये ऊपर से ही वो कर लेंगे रेफर, ये। उसके बाद पीवी, दिस फिगर इनटू दिस फिगर। उसके बाद नेक्स्ट एनपीवी, कॉपी, 3 साल का फैक्टर, एनवीटी फैक्टर 3 साल का, दिस वन, और इसको अब डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस। इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, ये देख लें जी। तो ये आ गई हमारी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, ठीक है जी। तो क्या हुआ जी, अगर हम मशीन 2 की बात करते हैं, तो मशीन 2 पे हमारी जो एनुअल कॉस्ट है पर एनम, वो है 1.037 मिलियन, और यहाँ पे जो पर एनम कॉस्ट है 1.172 मिलियन। तो इसका मतलब है मशीन 2 पे जो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, और मशीन 1 की इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कम है। तो अब हम जब रिकमेंडेशन पे जाएंगे, डिसीजन लिखने लगेंगे, ये उसने सिर्फ पूछी थी क्या जी, अगर आप इस सवाल को देखें तो उसने क्या कैलकुलेट करना है, डिसीजन नहीं मांगा, तो सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। अब वो कहता है डिस्कस विच मशीन शुड बी सेलेक्टेड बाय क्लोवर कंपनी। तो आपकी कौन सी मशीन कंपनी को सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो मशीन नंबर 2 है, मशीन नंबर 2 की कॉस्ट कम है, और मशीन नंबर जो 1 है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो आपका डिसीजन बनेगा, हाँ जी बी या A2 शायद,
A2G, हाँ जी, डिसीजन। तो अब हमने क्या करना है, ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स मशीन 2 शुड बी परचेज्ड बिकॉज इट हैज़ लोएस्ट इक्वल एनुअल कॉस्ट। लेकिन अब मसला ये है कि नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे जब आप बात करेंगे तो आपकी जो नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड्स हैं, नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे वहाँ पे किन फैक्टर्स को आपने मद्देनज़र रखना है व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस मशीन टू ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर फैक्टर्स। तो उन सम अदर फैक्टर्स में पहला फैक्टर क्या है कि जो मशीन नंबर 2 है, हाँ जी, मशीन नंबर 2 की जो स्क्रैप वैल्यू है या रेजिजुअल वैल्यू जो है इज़ नॉट कन्फर्म्ड, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू से उठाई गई है मार्केट से, और वो जो मशीन 1 है उसकी रेजिजुअल वैल्यू कंफर्म है। इट इज़ नॉट कमिटेड बाय एनी पार्टी। उसके मुकाबले में दूसरी मशीन, दूसरा क्या है, जो मशीन 1 है उसकी 3 साल लाइफ है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने का भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मशीन 2 में ऑब्सोलीट बिफोर द रिप्लेसमेंट पीरियड ऑफ 5 years ड्यू टू continuous advancement in technology फ्यूचर। ठीक है जी, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलीट वो होने क्या नाम है, होने का जल्दी हो सकता है कि आपको जल्दी रिप्लेस करनी पड़ जाए। अच्छा जी, तीसरा जो फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 4 नंबर हैं, मशीन 1 का जो रिप्लेसमेंट साइकिल है वो 3 years है, मशीन 2 का जो रिप्लेसमेंट साइकिल है वो 5 years है। तो जितनी छोटी लाइफ की या रिप्लेसमेंट साइकिल वाली मशीन है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो मशीन 1 हैज़ शॉर्टर replacement cycle which provides more flexibility to the company। कंपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो चाहे, जिस टेक्नोलॉजी की चाहे मशीन ले सकती है, उसमें कंपनी 5 साल के लिए बाउंड हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा एलेबोरेटिव लिखेंगे आप, इतना ज़्यादा भी नहीं, बस 2 लाइनें इस तरह। तो ये आपको फिर नंबर फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे मशीन 2 को परचेज करना है, और क्योंकि उसकी लोएस्ट ईएसी और ये फैक्टर्स हैं, मतलब रेजिजुअल वैल्यू में अनसर्टेनिटी है, इज़ नॉट कंफर्म मींस इट इज़ डाउटफुल, अनसर्टन। ठीक है, दूसरा ऑब्सोलीसेंस या ऑब्सोलीट, तीसरा मशीन का रिप्लेसमेंट साइकिल शॉर्ट है, तो जब आप मशीन 2 का डिसीजन ले लेंगे तो हम 5 साल के लिए बाउंड हो जाएंगे, उससे पहले रिप्लेस नहीं करेंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से हो सकता है कि हमारी जो वो मशीन है वो हम पुरानी मशीन इस्तेमाल करें जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। हाँ जी, इसमें वो पूछता है डिस्कस करें वाई डिस्काउंटेड कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड्स आर कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर टू नॉन डीसीएफ मेथड। तो ये तो सिंपल सी थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ी थी जो इस चैप्टर की नहीं है। तो आपके जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होते हैं वो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से क्यों सुपीरियर होते हैं, तो वो अब आपने उसका आंसर लिखना है कि जी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड की सुपीरियोरिटी, ये हमने लर्निंग आउटकम पढ़ा था, सेम उसी तरह कॉपी कर लेना है, किताबी है, बल्कि ये वाला पार्ट पहले करना चाहिए था, पिछला पार्ट बाद में करना चाहिए था, बेहतर होता है पहले पूरे सवाल का जायजा ले लें। सुपीरियोरिटी ऑफ डीसीएफ मेथड्स ओवर नॉन डीसीएफ मेथड्स। तो पहली सुपीरियोरिटी क्या है, जो डीसीएफ मेथड्स हैं, डीसीएफ मेथड्स उसमें अगर आप एनपीवी को ख़ास तौर पर फोकस करें, डीसीएफ मेथड में आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होती है। ठीक है, तो डीसीएफ मेथड मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, कंसिडर या हेडिंग दे देता हूँ, बाकी आप उसको अल्फाज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, डीसीएफ मेथड्स कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी
DCF मेथड कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज इज टेकन। पहला ये हो गया। दूसरा ये है उसके मुकाबले में जो वेयर एज नॉन DCF मेथड्स such as payback period and accounting rate of return ignores time value of money। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है कि जो DCF मेथड है, DCF मेथड स्पेसिफिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू measures absolute returns of the project which may indicate increase in shareholders wealth। ठीक है, वेयर एज नॉन DCF methods fails to show impact on returns of या wealth, impact on wealth of owners। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, एब्सोल्यूट रिटर्न होने की वजह से NPV होल लाइफ के कैश फ्लोज यूज करते हैं। तो DCF methods such as NPV IRR considers whole life of project, although discounted payback period still fails to consider the cash flows of whole life। हाँ जी, although discounted payback period is a DCF method but still fails to consider the whole life cash flows of whole life। ठीक है, तो ये आपने इस तरह इनकी सुपीरियोरिटी लिखनी है। ये याद करने आपने, मुझे याद होना ज़रूरी नहीं, मैं तो पॉइंट्स याद हों तो ठीक है। तो 6 नंबर हैं, तो इसका मतलब है कम से कम आपने 6 नहीं तो कम से कम 3 पॉइंट वेल एलेबोरेटेड लिखने हैं, तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप आंसर देख सकते हैं, ये देखें, कहता है जी डिस्काउंटेड कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड सच एज नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल सुपीरियर टू नॉन DCF सच एज पे बैक रिटर्न। अब उसने सबसे पहले देखे नाम लिखे हैं। अब पहला फैक्टर उसने लिखा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी हेडिंग दे के लिख रहा है, अच्छी बात है। DCF इन्वेस्टमेंट methods आर सीन एज सुपीरियर टू नॉन DCF बिकॉज DCF methods टेक अकाउंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज टू देयर प्रेजेंट वैल्यू, और ये इग्नोर करते हैं। DCF method therefore give more weight in an investment appraisal to cash flows in near future compared। अब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्सप्लेन कर रहा है असल में ये। वाइल पे बैक रॉस एवरेज प्रॉफिट्स पिक किए जाते हैं, उसमें टाइमिंग इग्नोर होती है। कैश फ्लो बेसिस जी, DCF मेथड कैश फ्लो बेसिस को लेके चलते हैं। ये लिखा हुआ है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न रॉस के अगेंस्ट, जिसमें प्रॉफिट इस्तेमाल होता है। तो प्रॉफिट डेप्रिसिएशन पॉलिसी, अमोर्टाइजेशन और इस तरह कई अकाउंटिंग पॉलिसी से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, होल प्रोजेक्ट कंसीडर का मतलब है होल लाइफ के कैश फ्लोज कंसीडर होते हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ। तो आपने ये आंसर पढ़ना है और पढ़ के इतना लेंथी तो नहीं लिख पाएंगे आप, पेपर में इतना लेंथी लिखना भी नहीं होता। लेकिन ये है कि देखें उसने कहा है 2 2 4 5 और 6, इस तरह 2 नंबर इसके हैं, 2 और बाकी अदर कोई पॉइंट्स हैं। तो आप चाहे 2 लाइनें लिखें, लेकिन इस तरह हेडिंग दे के स्टार्टिंग क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पहले रीफ्रेस किया उसने, उसी में उसने बता दिया DCF मेथड कौन से हैं। ये स्टाइल नोट करना है, इंग्लिश नहीं स्टाइल।
यानी जब डीसीएफ मेथड का और नाम नहीं बताया तो ये आपकी ड्यूटी है कि डीसीएफ मेथड के नाम बताएं, एनपीवी, आईआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक, नॉन डीसीएफ में पेबैक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जब आप इनका आंसर पढ़ेंगे ना तो आंसर पढ़ने में आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी। नो डाउट हमें पता तो होता है लेकिन हम उस बात को प्रॉपरली फैला नहीं पाते। दूसरी बात है ये सराउंडिंग में सारा नॉलेज कवर करते हैं। कोशिश ये करते हैं कोई भी चीज़ आए तो वो ये ज्यूम करते हैं वो आपको एज अ स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी काम है कि एग्जामिनर को एज अ स्टूडेंट ही गाइड करें कि जनाब डीसीएफ मेथड ये होते हैं, नॉन डीसीएफ ये होते हैं। डीसीएफ में अगर कैश फ्लो कंसिडर हो रहे हैं तो इसमें डीसीएफ में सारों में कैश फ्लो कंसिडर होते हैं। नॉन डीसीएफ में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसा मेथड है जो प्रॉफिट को यूज़ करता है। प्रॉफिट में मैनिपुलेशन भी हो सकती है। अकाउंटिंग पॉलिसी सच एज, अकाउंटिंग पॉलिसी का नाम भी लिख दिया, हालांकि अकाउंटिंग पॉलिसीज खाली लिख देता तो ठीक था, लेकिन उसने कहा डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रोविजंस, इससे हमारे प्रॉफिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है और वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। चले अच्छा जी, ये इसकी मार्किंग गाइड भी मैंने कॉपी की हुई है ताकि आपके लिए बताना आसान हो जाए। मैंने कॉपी कर लिया तो ये आंसर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये कॉपी किया हुआ है। अब देखें वो जो फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी वाला था उसने पहले ये लिखा है, सारा लिखा है कि जी ईएसी मेथड है, क्यों अप्लाई किया जा रहा है। अब आप अगर स्टार्टिंग देखेंगे तो यहाँ तक तो उसने इक्वल एनुअल कॉस्ट मेथड की लॉजिक दिया है कि ये तब लगाया जाता है जब डिफरेंट लाइव्स हों, सेम लाइफ ना हो, ठीक है, अनइक्वल लाइव्स हों ये। उसके बाद उसने यहाँ पे सिर्फ आकर डिसीजन लिखा है कि फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे देखें तो मशीन 2 को रिकमेंड कर रहे हैं। अब वही बातें हैं कि एक की रेजुअल वैल्यू सर्टन है, दूसरी की नहीं। ऑब्सोलीसेंस का प्रॉब्लम है, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट है। तो ये तीन ही बातें हैं लेकिन उसने ऐसे प्रॉपर इलेबोरेटेड वे में लिखा है ताकि हर साइड हर एस्पेक्ट कवर किया जा सके। तो इसका आंसर ज़रा आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोबारा आपने सारे सवालों में यही करना है, पहले पॉइंट खुद सोचने, सोचने के बाद जितना टूटा फूटा आंसर लिखा जाता है लिखें, फिर आंसर पढ़ ले, पढ़ने के बाद फिर बंद करके फिर टाइप करें। इससे ही आपकी प्रैक्टिस होगी। आप ये याद कर सकते हैं याद करना चाहें, लेकिन कितने को पॉइंट याद करेंगे। हाँ, कुछ ऐसी रटी रटाई थ्योरी होती है जो बार बार आती है या आ सकती है, जैसे ये था कि डीसीएफ मेथड नॉन डीसीएफ से क्यों सुपीरियर है, ये अब आप क्रैम कर सकते हैं। ये क्रैम कर लेंगे, जब दोबारा आएगा इसी तरह कॉपी पेस्ट करें। इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड कोई काम की बात नहीं है, जर्नल थ्योरी है। ठीक है, चले ओके जी, अल्लाह हाफिज़।